साथियों, प्रौद्योगिकी में शिक्षा को मदद करने का अपार समर्थ है। यह माइंड मैप कुछ ऐसे ही आईसीटी उपकरण दिखाता है जो शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन को समर्थन करते हैं। अब आइए इसके उपयोग को समझने के लिए इनमें से कुछ आईसीटी उपकरणों का पता लगाएं। हम सभी ने सीखा है कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री है। आमतौर पर एक शिक्षक एक त्रिकोण को खींचता है, कोणों को मापता है और इस कथन को सिद्ध करता है। कुछ कक्षाओं में शिक्षक इसे एक गतिविधि के रूप में संचालित करते हैं और एक कक्षा में सभी छात्रों के समूह बनाते हैं, अधिकतम 60 छात्रों को लेते हैं और कथन को प्रमाणित करते हैं। लेकिन एक शोध अध्ययन से पता चला है कि 86% छात्रों ने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं है कि यह कथन सभी त्रिकोणों के लिए सही है, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों को केवल एक त्रिकोण के द्वारा सिद्ध करते हुए देखा है, या उन्होंने हमेशा कुछ ही गतिविधियों की है और 40-60 त्रिकोण से 60 त्रिकोण तक साबित करने की कोशिश की है, जो कि एक छोटी संख्या है। ऐसे अवस्था में प्रौद्योगिकी सामान्यीकरण को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। तो जियोजेब्रा नाम के एक सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण से समझते हैं। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग गणित, विज्ञान के साथ साथ पृथ्वी विज्ञान को सिखाने के लिए किया जा सकता है। कुछ इसे अर्थशास्त्र सिखाने के लिए और कुछ भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यह देखते हैं कि यह सॉफ्टवेयर कैसे त्रिकोण के कुछ आंतरिक कोणों को इस सामान्यीकरण को सीखने में हमारी मदद कर सकता है। आप यहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर देखा सकते हैं कि एक त्रिकोण है, कोण और योग 180 डिग्री चिन्हित है। यह उसी समान है जो शिक्षक बोर्ड पर विचित्र करती है, लेकिन यहाँ इस सॉफ्टवेयर की गतिशील प्रकृति के कारण हम कोने को खींच सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कोण बदलते रहते हैं, लेकिन योग हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो अगर यह छात्रों को दिखाया जाए तो आप देख सकते हैं कि हम सैकड़ों त्रिकोण दिखा सकते हैं। इसलिए जब हम अपनी कक्षा में ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं तो छात्र यह समझ पाएंगे कि यह असंख्य त्रिकोण है के लिए सही है, जो उन्हें तथ्यात्मक कथन के बजाय सामान्यीकरण के रूप में समझने में मदद करता है। आइए हम फेट नामक उपकरण का एक और उदाहरण देखें। फेट एक ऐसा मंच है जहां आप रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान एवं गणित के लिए भी सिमुलेशन देख सकते हैं। हम सभी ने अपने उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान में पीएच मान के बारे में अध्ययन किया है। विज्ञान शिक्षक के एक सम्मेलन में यह सवाल पूछा गया था, पानी का पीएच मान क्या है? शिक्षकों द्वारा तुरंत सही उत्तर दिया गया। अगला सवाल, रक्त का पीएच मान क्या था? कई लोग जवाब नहीं दे पाए। यह पूछे जाने पर कि वे जवाब देने में असमर्थ क्यों हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी रक्त के पीएच मान की जांच नहीं की। शिक्षकों को एक सिमुलेशन दिखाया गया और पूछा गया कि जब रक्त में पानी डाला जाता है तो पीएच मान का क्या होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि पानी का पीएच मान 7 है। तो आइए हम रक्त लेते हैं और जांच करते हैं कि रक्त का पीएच मान क्या होगा। यह दर्शाता है कि रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 है। जब मैं इसमें पानी जोड़ता हूँ तो क्या होता है? आइए पीएच मान का निरीक्षण करते हैं। हाँ, जब पानी को रक्त में मिलाया जाता है तो पीएच मान घटता जाता है। तो शिक्षकों से सवाल पूछा गया, पीएच मान क्यों घटा? तो शिक्षकों ने जवाब दिया कि पीएच मान कम हो गया क्योंकि यह विलय है। अब हम यह जांचने का प्रयास करते हैं कि क्या यह निष्कर्ष चिकन सूप के साथ सही है। मैंने यहाँ
चिकन सूप लिया है। यहाँ pH मान क्या है? ये 5.80 है। आइए हम इसमें पानी मिलाकर pH मान का निरीक्षण करें। चिकन सूप का pH मान कितना होता है? आप यहाँ देख सकते हैं कि pH मान बढ़ रहा है। तो यह निष्कर्ष कि विलयन के कारण pH मान कम हो रहा है, यह सच नहीं है। इसने शिक्षकों को सोचने और पुनर्विचार करें कि ऐसा क्यों होता है। यही स्थिति हमारी कक्षा में भी हो सकती है। कई बार हम अपने बच्चों को संसाधन की कमी, बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता, बड़े कक्षा के आकार आदि के कारण अवसर प्रदान नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के अनुकरण से बच्चों को ज्ञान की खोज और निर्माण में मदद मिलती है और स्वयं खोज सकते हैं। आइए वेबसाइट का दूसरा उदाहरण देखें, कला और संस्कृति। यह एक मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, जिसे आप अपने प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 2000 से अधिक संग्रहालय डिजिटल रूप से उपलब्ध है और अधिकांश पुरातात्विक संस्थानों पर आभासी पर्यटन का अवसर प्रदान करते हैं, जो हम वास्तव में देखने में सक्षम नहीं हैं। इसमें से कितने लोग अजंता और इलोरा की गुफाओं में गए हैं? हम में से कितने लोग लंदन के एक संग्रहालय में जा सकते हैं? हमारे लिए सभी स्थानों की यात्रा करना संभव नहीं है, लेकिन यह विकल्प, जो यह विशेष मंच एक आभासी दौरे के लिए प्रदान करती है, हमें वहां जाने में और वास्तव में स्थानों के बारे में पता लगाने में मदद करता है। मैं आपको एक आभासी दौरे पर ले चलता हूँ। इस कला और संस्कृति वेबसाइट में आप उन स्थानों को खोज सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम भारत के सभी पुरातात्विक स्थानों की खोज करें। इसलिए मैं इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में टाइप कर रहा हूं। आप भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा देखभाल की जाने वाली सभी जगहों को देख सकते हैं। यदि आप कोलकाता के संग्रहालय में नहीं गए हैं, तो आप बस इस पर क्लिक कर सकते हैं। संग्रहालय में क्या उपलब्ध है, इसका पता लगाने का प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं 7 कहानियां हैं जो भारतीय संस्कृति में बुद्ध के जीवन के बारे में एक विशिष्ट बात करती है। इसलिए जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी प्रदर्शन यहाँ देखे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि संसाधन विजुअल के रूप में उपलब्ध है, संसाधन वर्चुअल टूर के रूप में भी उपलब्ध है। तो आइए हम अजंता और इलोरा के गुफाओं की एक छोटी यात्रा करें। तो एक बार जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप इलोरा गुफाओं को देख सकते हैं। किसी एक चित्र को दिखाओ जो गुफा के एक हिस्से को दर्शाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह अजंता और इलोरा गुफाओं के बारे में दृश्य है। आप इस प्लेटफॉर्म में वर्चुअल ट्रिप ले सकते हैं या अपने मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी दौरा है। विशेष रूप से इतिहास, भूगोल इसका एक हिस्सा है जो छात्रों को दृश्य द्वारा बेहतर समझने में मदद करता है। जब भी हम भूगोल पढ़ाते हैं तो कई बार हम केवल एटलास को कक्षा में ले जाते हैं या हम नक्शे और ग्लोब को कक्षा में ले जाते हैं। एक कक्षा में जिसमें 40 से अधिक बच्चे हैं, हम बच्चों को ग्लोब दिखाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में डिजिटल ग्लोब बहुत उपयोगी होती है। मार्वल नाम का एक उपकरण हमें विभिन्न विशेषताओं के साथ एक डिजिटल ग्लोब दिखाने में मदद करता है। यह केवल ग्लोब दिखाने का विकल्प नहीं देता, बल्कि आप समीक्षा कर सकते हैं। आप ग्लोब को घुमा सकते हैं, आप आकार को बड़ा करके देख सकते हैं, आप आकार को छोटा भी कर सकते हैं और एक क्लिक में आप
राजनीतिक मानचित्र को भौगोलिक मानचित्र में या उपग्रह दृश्यों में आसानी से बदल सकते हैं। इसलिए जो भी आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपके लिए एक क्लिक से दूसरे में शिफ्ट करना आसान है। यही डिजिटल संसार की क्षमता है। मैंने केवल इस मार्वल सॉफ्टवेयर की विशेषता की और संकेत दिया है। इस प्रकार के डिजिटल ग्लोब आपको अधिक जानने में मदद कर सकते हैं। एक अन्य उपकरण को भुवन कहा जाता है, जो एक सरकार द्वारा ली गई पहल है, जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षक भी कर सकते हैं। न केवल एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक बल्कि अन्य शिक्षक भी कर सकते हैं। साथ ही इतिहास पढ़ाते वक्त अपनी कक्षा में स्थानों के बारे में बात करने के लिए भी उपयोगी है। प्राथमिक स्तर पर डिजिटल गेम्स का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंद से सीखने को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। जी कंप्राइज एक ऐसा गेम पैकेज है जिसमें कई शैक्षिक खेल शामिल है जो भाषा, विज्ञान, गणित आदि को सम्मिलित करते हैं। आइए इसे देखते हैं। यह जी कंप्राइज के कुछ खेलों के उदाहरण। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि गणना, ज्यामिति और संख्या से संबंधित खेल है जो प्राथमिक स्तर तक गणित में मूल विषय है। आप यह भी देख सकते हैं इसमें कई भाषा से जुड़े खेल हैं। ये सभी खेल मुफ्त और ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध है, अपने अनुसार जिनका अनुवाद किया जा सकता है और इंटरफेस भी अपनी भाषा में बनाया जा सकता है। एडुएक्टिव 8 भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जिसमें प्राथमिक स्तर के लिए गेम है। आइए हम टक्स मैथ नामक उपकरण का एक और उदाहरण लेते हैं। टक्स मैथ एक गणित गेम्स सॉफ्टवेयर है जिसे अकेले व्यक्ति, समूहों आदि में खेला जा सकता है। यह गेम बच्चों को खेलने के साथ साथ गणित सीखने और अभ्यास करने में भी मदद करता है। इन खेलों का उपयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण के दौरान या मूल्यांकन के लिए या संशोधन के लिए भी किया जा सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर जो किसी बच्चे को अभिव्यक्ति करने में मदद कर रहा है, कक्षा में उदाहरण के लिए इस्तेमाल किए जाना बहुत महत्वपूर्ण है। टक्स पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें एक बच्चा मोहर के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। बच्चे पर्यावरण अध्ययन कक्षा 2 के पाठ में आवाज़ के बारे में सीखते हैं। बच्चों को पानी के नीचे का दृश्य बनाने को कहा जाए। सभी बच्चों ने विभिन्न जानवर जैसे मछली या अश्वमीन और कुछ पौधों को मोहर बनाकर बनाना शुरू किया, जो इस टक्स पेंट का उपयोग करके समुद्र में उपलब्ध है। एक बच्चे ने समुद्र में एक पक्षी की मोहर लगाई। इससे पता चलता है कि बच्चे को निवास का अवधारणा की समझ नहीं बनाया जाता है। हम यह भी देख सकते हैं कि बच्चे हमेशा छोटी मछलियों के साथ 2 बड़ी मछलियों पर मोहर लगा रहे थे। यह दिखा रहा था कि बच्चे उन वस्तुओं के आकार को बदलने में सक्षम हैं जो इसमें है, यहाँ तक कि बिना किसी की को सिखाए भी। हमने बच्चे से पूछा कि हमेशा कुछ छोटी मछलियों के साथ 2 बड़ी मछलियाँ क्यों होती है। उन्होंने बताया कि सभी का परिवार होगा तो मछली का भी एक परिवार होगा। उन्होंने अंग्रेजी में कक्षा 1 में परिवार के बारे में सीखा है, लेकिन वे उस अवधारणा का कक्षा 2 ईवीएस गतिविधि में लागू करने में सक्षम है। यह है कि एक बच्चा जो कुछ सीखता है उससे कैसे एकत्रित करता है। हम यह भी देख सकते थे कि 2 मछलियाँ होती थी, लेकिन उनमें से हमेशा एक बड़ी और दूसरी छोटी होती थी। हमने पूछा कि एक मछली दूसरे से छोटी क्यों है। सभी बच्चे चिल्लाने लगे कि पिता बड़े होते हैं और परिवार में हमेशा माँ छोटी होती है। ये हमारे परिदृश्य से जेंडर के बारे में
उनकी समझ को दर्शाता है। एक बच्चा तुरंत बड़ी मछली पे माँ और छोटी मछली के ऊपर पिता लिखने लगा। तो हमने बच्चे से पूछा, आप इसे क्यों बदल रहे हैं? बच्चे ने व्यक्त किया कि मेरे परिवार में मेरी माँ मेरी फीस का भुगतान करती है, मेरी माँ स्कूल आती है, पीटीए बैठकों में भाग लेती है, इसलिए मेरे परिवार में माँ बड़ी है। इस तरह से ईवीएस की गतिविधि द्वारा हम जान सकते हैं कि बच्चे ने जेंडर की अवधारणा विकसित की है। हमने एक बच्चे को देखा जिसने एक छोटी मछली के साथ 2 बड़ी मछलियां बनाई थी। हमने सोचा कि शायद ये एक लौता बच्चा है। जब हमने बच्चे से पूछा कि आपके पास केवल एक छोटी मछली क्यों है, बच्चे ने कहा, मैंने विज्ञापन में देखा है, हम 2 और हमारे लिए 1। कक्षा 2 के एक बच्चे ने टीवी पर एक विज्ञापन देखकर और कक्षा में जो वे सीखते हैं उसे लागू किया। ये सोचकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। बच्चे में एकीकृत शिक्षण ऐसे ही होता है, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए ऐसे उपकरण ऐसे एकीकरण को व्यक्त करने में मदद करता है। एक शिक्षक समझ सकता है कि एक बच्चा क्या जो व्यक्त कर रहा है वो समझ भी गया है। इस तरह शिक्षकों के लिए शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में सुधार के लिए कक्षा में उपयोग करने के लिए कई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध है। शिक्षक को समय अनुसार ऐसे उपकरणों का पता लगाना चाहिए और कक्षा को उपयोगी बनाने के लिए सामग्री, शिक्षा शास्त्र और संदर्भ के आधार पर उपयुक्त उपकरणों का चयन करना चाहिए। आप इन उपकरणों के बारे में कैसे सीख सकते हैं या आप इन्हें कहाँ खोज सकते हैं? आप वेब से पता लगा सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि वेब पे अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं। और आप एनसीईआरटी वेबिनार प्लेटफॉर्म पे भी पता लगा सकते हैं, जहां आपके कक्षा में ऐसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए ट्यूटोरियल हैं। अन्वेषण करते रहें और अपनी कक्षा को रोचक, सार्थक, आकर्षक और आनंदमय बनाइए।